तो हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो कंटिन्यू करेंगे वहीं से। तो जहाँ पे कल छोड़ा था ना वहीं से शुरू करते हैं वापस से। सो कल मैंने बोला था कि फील्ड लेंथ कैसी हो सकती है कैसी नहीं हो सकती है, तो ये सवाल हम लोगों ने कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन नहीं है तो असाइनमेंट है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे अपन। तो दो तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं बेसिकली। दिस व्हाट वी डू इन मोमेंट। सबसे पहले हम लोगों ने किया था जब हम लोग सेंटर ऑफ मास निकाल रहे थे, तो वहां पे किया, फिर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, फिर वहां पे किया। तो सब जगह यही करते हैं कि या तो मास का या चार्ज का। सो आइदर वी टेक इट एज डिस्क्रीट, दैट इज इधर उधर पॉइंट 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 रखे हुए हैं, और वी टेक इट एज कंटिन्यूअस, यानी कि कोई रॉड हो सकती है, कोई प्लेट हो सकती है, या कोई वॉल्यूम हो सकता है। सो आइदर डिस्क्रीट इज ओके, पॉइंट्स स्कैटर्ड, राइट। एंड कंटिन्यूअस में तुम्हारे पास इट कैन बी अ लाइन, it can be area, it can be volume. तो व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट कुल या क्या बोलते हैं फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है पॉइंट के लिए, तो व्हाट वी हैव इज वी नो द कूलॉम्स लॉ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स निकालना हो किसी चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पे या किसी पॉइंट पे, लेकिन पॉइंट चार्ज के लिए तो डायरेक्टली यूज कूलॉम्स लॉ। बट अगर वो पॉइंट चार्ज नहीं है, इफ इट्स अ कंटिन्यूअस चार्ज, like it's like a line, or it's like a area of triangular plate or circle or square or any orbit shape, or if it's a volume, वॉल्यूम में कोई भी 3D शेप हो सकता है ना, रैंडम भी हो सकता है। इट कैन बी अ क्यूब, इट कैन बी क्यूब, इट कैन बी सिलेंडर, इट कैन बी स्फीयर, इट कैन बी कोन, या कोई भी रैंडम शेप हो सकता है। इफ दैट इज अ केस, हमें क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसे पॉइंट मास में ब्रेक करना होगा। पॉइंट मास में ब्रेक करके किसी एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री का रिजल्ट निकालना होगा। फिर उस ज्योमेट्रिक रिजल्ट को कंपाउंड करके जो भी गिवन शेप है, चाहे सर्कल है, चाहे स्क्वायर है, चाहे सिलेंडर है, चाहे क्यूब है, उसकी वजह से फील्ड निकालना होगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव टू वर्क। सो ये तुम लोग 11th क्लास में बहुत बार कर चुके हो, तो आई डोंट हैव टू टीच इट अगेन एंड अगेन। सो अगर लाइन चार्ज है सपोज, देन द फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड आउट लैम्डा। We have to find out lambda, that is the total charge per unit length. और अगर किसी एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, then you have to find out sigma, that is the total charge per unit area. और अगर किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, then we have to find out rho, that is total charge per unit volume. This is charge per unit length, this is charge per unit area, and this is charge per unit volume. Okay, remember ये लैम्डा, सिग्मा, रो ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, जनरली यूज करते हैं। इसका मतलब नहीं है कि तुम हमेशा यही यूज करना है। तुम इसकी जगह चाहो तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एक्स, वाई, जेड जो चाहो तुम यूज कर सकते हो। बट जनरली ये सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज नोटेशन होता है। ओके, सो डोंट गेट स्टक विद लैम्डा, सिग्मा एंड रो। तुम जैसे चाहो इसको यूज कर सकते हो। ओके, so once you have the charge distribution you can find out the electric field. तो अब जैसे कि you have to find out electric field intensity due to a finite line charge. Okay,
सो इफ यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट लाइन चार्ज, मैं सिर्फ एक ही इंटीग्रेशन करूंगा, इसके बाद कोई इंटीग्रेशन नहीं करूंगा। एंड हम नीट के बच्चों को इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, और अजीजा तुम्हारे को सारे इंटीग्रेशन में करवा चुका हूँ। सो लेट्स से दिस इज अ फाइनाइट लेंथ, ओके, इनफाइनाइट लेंथ नहीं है, और इस पे टोटल चार्ज क्यू दिया हुआ है। तो मैं मान लेता हूँ कि इस पे चार्ज क्यू जो है ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड समवेयर नॉट फ्रॉम द मिडिल बट कहीं से भी एट अ डिस्टेंस एक्स, ये पॉइंट है, यहाँ पे हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालना है, ओके, एंड दिस पॉइंट इज नॉट सिमेट्रिक। सो लेट्स से दिस डिस्टेंस एक्स की जगह आर ले रहा हूं मैं, दिस डिस्टेंस इज आर, ओके। सो हमारे को कंटिन्यूस चार्ज की वजह से नहीं आता, हमारे को सिर्फ पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालना आता है। तो इफ आई टेक सम एलिमेंट हियर, जो कि पॉइंट है एक तरह से, ओके, विच हैज चार्ज डी क्यू, तो अगर हम इससे ये डिस्टेंस ले लें, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इस डायरेक्शन में होगा। इफ आई टेक दिस डिस्टेंस एज एक्स, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर इस ये पॉइंट चार्ज है, अगर अगर ये जो है, ये जो लिया अपन ने, अगर ये पॉइंट चार्ज है, देन वी कैन से कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डी छोटा सा, वो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, सो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर की जगह, क्यू की जगह डी क्यू ले लो, और आर की जगह स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ले लो, ओके। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इफ आई टेक डिफरेंट डिफरेंट डी क्यूज, जैसे एक डी क्यू अपन ने यहाँ पे ले लिया, अब अगर उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालोगे, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई यू होगा, और इस डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई कुछ ऐसा जाएगा। तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड ई अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो जो नेट ई जो होगा इस पॉइंट पे, वो क्या हो जाएगा, नेट ई जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई। बट रिमेंबर, अगर तुम इंटीग्रेशन करते हो तो ई तो वेक्टर क्वांटिटी है, जो ई होता है इंटीग्रेशन जो होता है वो तो स्केलर एडिशन देगा हमारे को, है ना। तो वी हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन द डायरेक्शन आल्सो। तो हम क्या करेंगे, व्हाट वील डू इज, हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, ये वाला डी, इसके दो कंपोनेंट्स ले लेंगे। इसका एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर लाइन ले लेंगे, और एक कंपोनेंट पैरेलल टू द लाइन ले लेंगे। तो अज्यूम कर लो कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो ये जो कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर लाइन है वो हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, और जो पैरेलल टू द लाइन है वो हो जाएगा डी ई साइन थीटा। डी क्या अपना, डी ही मैं स्केलर फॉर्म में लिख लेता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर हो जाएगा ई परपेंडिकुलर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, ओके। और ई पैरेलल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा। मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं यहाँ पे, मैं इस एंगल को फाई डिफाइन कर देता हूं,
फाई डिफाइन कर लेता हूँ। तो जो ई परपेंडिकुलर है ना, ये एक्चुअली हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन फाई, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस फाई, है ना। क्योंकि अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल 90 माइनस फाइव हो जाएगा। थीटा विल बी 90 माइनस फाइव। थीटा जो है बेसिकली 90 माइनस फाइव हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया। सो नाउ रिमेंबर, मैंने ये लाइन जो है डी क्यू चार्ज से, ये डी क्यू चार्ज है, ये लाइन जो ड्रॉ की है, और ये अपना लाइन एलिमेंट है, इसके साथ मैंने एंगल थीटा को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया। ओके, सो व्हाट आई डू इज नाउ, अगर मैं दो एंड पॉइंट्स को कनेक्ट कर दूं, दो एंड पॉइंट्स को कनेक्ट कर दूं यहाँ पे, देन लेट्स से ये जो एंगल है ये तो फाई टू है, और ये जो एंगल है, ये वाला एंगल जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर होगा, ये फाई वन है। मैं डायरेक्शन जो है एंगल का सेम मेंटेन करूंगा। यू कैन नॉट से कि जैसे ये दो लाइन कनेक्ट की है, दिस एंगल इज थीटा वन एंड दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा टू एंड दिस एंगल इज थीटा वन। इसमें क्या हो रहा है, इधर तो अपन डायरेक्शन मेजर करें एंटी क्लॉकवाइज, और इधर अपन डायरेक्शन मेजर करें क्लॉकवाइज, तो दो अलग अलग डायरेक्शन हो जाएंगे, राइट। दो अलग अलग डायरेक्शन हो जाएंगे तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द प्लस माइनस साइन। और अगर अपन एक ही डायरेक्शन में एंगल मेजर करेंगे तो प्लस माइनस साइन का ध्यान हमारे को नहीं लेना होगा। प्लस माइनस साइन का ध्यान क्यों लेना होगा वो भी बता देता हूं मैं तुम्हारे को। प्लस माइनस साइन का ध्यान क्यों लेना होगा अगर हमने डायरेक्शन सही नहीं लिया तो। जैसे जैसे कि ये है, ओके, तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसकी वजह से इस डायरेक्शन में, तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, और यहाँ पे जो एलिमेंट है, अगर इसकी वजह से अपन बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये वाला होगा। तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। नाउ दीज टू कंपोनेंट्स आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, जो कैंसिल हो जाएंगे। सो अगर अपन ये वाला एंगल एक ही डायरेक्शन में चूज करेंगे ना, तो cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे जाएगा ना, वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। सो इट विल ऑटोमेटिकली गिव अस द प्लस माइनस साइन। इसीलिए हम एंगल का डायरेक्शन हमेशा सेम चूज करेंगे। इज दिस क्लियर आदि एंड मुआज? एंगल क्यों ऐसे चूज करना है, ये क्लियर है क्या? बिकॉज हम इसी कन्वेंशन को आगे मैग्नेटिज्म में भी फॉलो करेंगे। क्लियर? यस। यस। इसी रीजन की वजह से मैंने यहाँ पे जो थीटा चूज किए थे वो मैंने निग्लेक्ट कर दिए, कि यहाँ पे भी अगर मैं थीटा चूज करता ना ऐसे, तो एक एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता, एक एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता। उस केस में क्या होता, अब हम लोगों को खुद ध्यान रखना पड़ेगा पॉजिटिव नेगेटिव साइन का, जो मुश्किल हो जाता है। और ये जो थीटा वन थीटा टू का कन्वेंशन मैं तुम्हारे को सिखा रहा हूँ ना, दिस विल वर्क फॉर एनी कॉन्फ़िगरेशन। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि डायरेक्शन चेंज होगा या नहीं होगा। ओके, सो अब अपन निकाल देते हैं ई परपेंडिकुलर। अब डी क्यू क्या होगा, अगर ये डिस्टेंस एक्स है और हम इस स्मॉल एलिमेंट को डी एक्स मान लें, जिसको डी क्यू लिया है उधर डी एक्स मान लें, तो डी क्यू क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा लेमडा डी एक्स। ओके, और रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप हो जाएगा हमारे पास टेन फाई इज इक्वल टू आर बाय एक्स, या एक्स हो जाएगा आर कॉट ऑफ फाई। आर तो कांस्टेंट है, आर तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, एक्स की अलग अलग वैल्यू आएगी। जब अपन अलग अलग डी क्यू लेंगे तो एक्स की अलग अलग वैल्यू आएगी। तो अपन बोल देंगे डी एक्स इज इक्वल टू आर कॉट फाई का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस कॉजेक स्क्वायर फाई, माइनस कॉजेक स्क्वायर फाई डी फाई। ओके, तो हमारा ई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू की जगह लिख लो लेमडा डी एक्स
एक्स की जगह लिख लो आर कॉट फाइव, सो आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर, और डीएक्स को भी वापस से चेंज कर लेते हैं हम, डीएक्स को लिख लेते हैं माइनस आर कॉजेक स्क्वायर फाइव डी फाइव। तो डीएक्स को मैं मिटा दूंगा यहाँ पे, और उसकी जगह एक माइनस साइन यहाँ पे बाहर लगा लिया, माइनस आर कॉजेक स्क्वायर फाइव डी फाइव। ओके, नाउ सी हियर, वन प्लस कॉट स्क्वायर फाइव क्या होता है, कॉजेक स्क्वायर फाइव होता है। वन प्लस कॉट स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू कॉजेक स्क्वायर फाइव। ओके, तो ये नीचे जो है ना ये वाला आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कॉमन निकाल दो, तो वन प्लस कॉट स्क्वायर फाइव कॉजेक स्क्वायर फाइव आएगा, तो ये कॉजेक स्क्वायर फाइव ऊपर वाले कॉजेक स्क्वायर फाइव से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस लेमडा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर का आर नीचे के आर स्क्वायर के एक आर से कट जाएगा, नीचे सिर्फ आर बचेगा, आर इंटीग्रेशन विल बी कोई टर्म गायब हो गई है क्या, हाँ साइन फाइव आ गया, मैं साइन फाइव खा गया हूँ, सो दिस साइन फाइव ऑल्सो, सो नाउ इट विल बी साइन फाइव डी फाइव, और फाइव की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, फाइव वन से फाइव टू की तरफ जा रही है, और साइन फाइव कंडीशन क्या होता है, माइनस कॉस फाइव, सो दिस विल लैम्डा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉस ऑफ फाइव, फाइव वेरीज फ्रॉम फाइव वन टू फाइव टू, so this will give us the result, यहीं पे लिख लेता हूं मैं यहाँ पे ब्लू कलर में, लैम्डा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन आर कॉस ऑफ फाइव टू माइनस कॉस ऑफ फाइव वन, लैम्डा अपॉन फोर पाई आर कॉस ऑफ फाइव टू माइनस कॉस ऑफ फाइव। ओके, नाउ डोंट वरी अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, फाइव टू की वैल्यू और फाइव वन की वैल्यू पुट कर दो, एंड ओनली टेक द मैग्नीट्यूड, ओनली टेक द मैग्नीट्यूड, ये क्या निकाला अपन ने, ई परपेंडिकुलर निकाला, ई परपेंडिकुलर निकाला, सो इफ इट इज पॉजिटिव चार्ज, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ई परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो ई परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द लाइन होगा, तो अवे फ्रॉम द लाइन होगा, टुवर्ड्स द लाइन होगा, वो तुम्हारे को चार्ज के साइन से पता चला चाहिए प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, Yes, sir. Yes. Yes. अब ई पैरेलल निकालना है, तो ई पैरेलल क्या था, ई पैरेलल इज इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस ऑफ फाइव विच इज इक्वल टू डी लैम्डा डी क्यूब अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ फाइव विच इज लैम्डा, सॉरी पहले लैम्डा नहीं आएगा, लैम्डा आएगा तो डीएक्स आ जाएगा, एंड अगेन अगेन यू पिट एक्स इनटू आर कॉट फाइव, तो वही रिजल्ट आ जाएगा जो पहले आया था, डीएक्स की जगह अपन एक्स इज इक्वल आर कॉट फाइव पुट करेंगे, डीएक्स को आर कॉजेक स्क्वायर फाइव डी फाइव पुट करेंगे, सो एवरीथिंग विल रिमेन सेम, और खाली यहाँ पे साइन फेन की जगह कॉस फाइव डी फाइव आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम फाइव वन टू फाइव टू लैम्डा बाय आर।
4 पाई एप्सिलॉन आर। सो कॉस फाई कंडीशन होता है साइन फाई। माइनस साइन अभी भी बाहर है, सो माइनस साइन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, माइनस साइन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, डायरेक्शन हम लोग असाइन करेंगे। सो दिस इज लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर। कॉस फाई का कंडीशन होता है साइन फाई। ये माइनस साइन मैंने हटा दिया, माइनस साइन की कोई वैल्यू नहीं है मेरे लिए, या रहने दो माइनस साइन, बाद में बताऊंगा माइनस साइन को कैसे यूज करना है। 5 1 2 5। So this is minus lambda upon 4 pi epsilon r sine of phi 2 minus sine of phi 1। आ गया? आ गया? देखो अब ये प्लस माइनस साइन का झंझट छोड़ दो तुम, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है तुम्हारे लिए। अगर ऊपर वाला हिस्सा छोटा है और नीचे वाला हिस्सा बड़ा है, देन यू जो नो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो इस डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब पैरेलल कंपोनेंट ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर ऊपर वाला हिस्सा बड़ा है और नीचे वाला हिस्सा छोटा है, अगर इस पॉइंट पे निकाल ले, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, तो पैरेलल कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा। तो तुम लोग ऐसे डायरेक्शन चूज कर सकते हो कि ई पैरेलल ऊपर होगा या नीचे होगा। इसके माइनस साइन से कंफ्यूजन मत करो, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ओके? या तुम इसके माइनस साइन से ही निकालना चाहोगे डायरेक्शन? अगर तुम इसके माइनस साइन से डायरेक्शन निकालना चाहते हो तो रिमेंबर, ये जो भी आंसर आएगा या तो ये प्लस में आएगा या ये माइनस में आएगा। ठीक है ना? अब तुम्हें ये देखना है कि इसका प्लस साइन ऊपर की तरफ होता है या नीचे की तरफ होता है। देन कम टू योर फिगर। तुमने यहाँ पे जो डायरेक्शन लिया है, किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है? तुमने नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है ना। हमने डी ई साइन थीटा जो है, जो नीचे की तरफ है स्टार्टिंग में, उसको पॉजिटिव माना है, राइट? तो इसका मतलब अगर तुम्हारा आंसर पॉजिटिव आता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग डाउनवर्ड। और अगर इस एक्सप्रेशन में तुम्हारा साइन नेगेटिव आता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग अपवर्ड। बट फिर तुम्हारे को ये पूरा एक्सप्रेशन माइनस साइन के साथ याद रखना होगा कि पैरेलल में यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है और परपेंडिकुलर वाले में कोई माइनस साइन नहीं आया था। तो फिर तुम्हारे को ये प्लस माइनस साइन के साथ याद रखना होगा। इज दिस क्लियर? Yes. बता लिया इसको? Yes, sir. हाँ. अजीजा, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द इंटीग्रेशन, जितने भी इंटीग्रेशन है ना इसमें, तुम्हारे को सारे डेरिवेशन करने हैं। बाकी सबको सारे डेरिवेशन नहीं करने, खाली ये एक ही डेरिवेशन में तुम्हारे को सिखाया है बस। बाकी कोई डेरिवेशन नहीं करना है तुम लोग। इसमें लगा ना. हम्म? क्या हुआ? ओके, सो आई विल कम बैक हियर। सो हमने दो डेरिवेशन निकाल दिए। ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लैम्डा बाय आर कॉस ऑफ फाई टू माइनस कॉस ऑफ फाई वन। ये आया था ना, कॉस वाले आया था ना रिजल्ट। एंड ई पैरेलल इज माइनस के लैम्डा बाय आर साइन ऑफ फाई टू माइनस साइन ऑफ फाई वन।
और फिगर क्या है? फिगर ये है, दिस इज अ वायर, दिस इज डिस्टेंस आर, दिस एंगल इज फाइव वन एंड दिस एंगल इज फाइव टू। ये अच्छे से याद रख लो, ये स्क्रीनशॉट दिमाग में बिठा लो। ओके, सो नाउ इफ इट इज इनफाइनाइट वायर, इफ इट इज इनफाइनाइट वायर, तो फाइव वन की वैल्यू तो हो जाएगी पाई, और फाइव टू की वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो ई परपेंडिकुलर तो हो जाएगा cos of pi is cos of जीरो इज वन एंड cos of pi इज माइनस वन। ई परपेंडिकुलर हो जाएगा cos of फाइव, ये तो हो जाएगा वन, और ये हो जाएगा माइनस वन। cos of फाइव वन हो जाएगा माइनस वन। ई परपेंडिकुलर हो जाएगा टू के लेमडा बाय आर, एंड ई पैरेलल क्या हो जाएगा? साइन ऑफ जीरो इज जीरो एंड साइन ऑफ पाई इज ऑल्सो जीरो। ई पैरेलल हो जाएगा जीरो। तो इनफाइनाइट वायर के केस में क्या हो जाएगा? दोनों तरफ इनफाइनाइट जा रहा है, सो ई परपेंडिकुलर की वैल्यू तो आ जाएगी, और ई पैरेलल जो है वो जीरो हो जाएगा, एंड ई परपेंडिकुलर वैल्यू है टू के लेमडा बाय आर। एंड इफ इट इज सेमी इनफाइनाइट वायर, if it is semi infinite wire, that is wire SR, यहाँ पे आर डिस्टेंस पे निकालना है एंड इट्स गोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो उस केस में क्या होगा? फाइव वन की वैल्यू तो हो जाएगी 90 डिग्री, और फाइव टू की वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो अगर फाइव वन 90 है और फाइव टू जीरो है, तो कॉस ऑफ फाइव टू तो वापस से वन हो जाएगा, लेकिन कॉस ऑफ फाइव वन जीरो हो जाएगा। देन ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लेमडा बाय आर। एंड यहां पे अगर अपन देखेंगे तो साइन फाइव टू, फाइव जीरो, एंड साइन फाइव वन इज 90 डिग्री, तो साइन फाइव वन इज वन। सो यहाँ पे हो जाएगा जीरो माइनस वन, तो प्लस आ जाएगा। सो ई पैरेलल जो है वो आ जाएगा के लेमडा बाय आर, एंड सी प्लस साइन के साथ आ रहा है, तो इसीलिए मैंने नीचे लिया है। क्यों? क्योंकि हमने ओरिजिनल डायरेक्शन, ओरिजिनल जब फिगर बनाया था तो नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था। तो जब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ई पैरेलल के लेमडा बाय आर विद पॉजिटिव साइन आ रहा है, दैट मींस नीचे है। तो अगर अपन टोटल ई की बात करेंगे, टोटल ई की बात करोगे, तो क्या हो जाएगा? ई पैरेलल के लेमडा बाय आर इस डायरेक्शन में, ई पैरेलल के लेमडा बाय आर इस डायरेक्शन में। तो नेट ई क्या हो जाएगा? इन दिस डायरेक्शन हो जाएगा रूट टू टाइम्स के लेमडा बाय आर। ओके, सो ई नेट इज रूट टू टाइम्स के लेमडा बाय आर। इज दिस क्लियर? Yes, sir.
चलें आगे। A point charge q is placed at a distance r from a very long charge thread of uniform linear charge density lambda. Find out electric field force experienced with a line charge due to the point charge. Okay. The question is saying ये लंबा वायर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा दे रखी है. ओके, लंबा वायर है एंड देयर इज अ पॉइंट चार्ज क्यू लाइंग हियर एट अ डिस्टेंस आर. सो इट्स आस्किंग कि इस चार्ज क्यू की वजह से इस वायर पे कितना फोर्स लग रहा है. इस चार्ज क्यू की वजह से वायर पे कितना फोर्स लग रहा है. तो हमारे को क्या करना होगा, अगर अगर हम एग्जैक्टली क्वेश्चन की लैंग्वेज पे जाए तो चार्ज क्यू की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालो और यहाँ पे जो डी क्यू चार्ज है उस पर एक फोर्स एफ इस डायरेक्शन में लो. सेम ऐसा ही यहाँ पे चार्ज डी क्यू वजह से एक डी क्यू चार्ज लो, इस पे एक फोर्स लगाओ. देन सी की ये जो एफ है ये डी एफ, इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और ये जो डी एफ है नीचे वाले एलिमेंट पे इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में. ये दोनों एग्जैक्टली अपोजिट जाएंगे सो कैंसिल हो जाएंगे. और डीएफ का ये जो कंपोनेंट है जो वायर के परपेंडिकुलर है, ऊपर वाले चार्ज एलिमेंट और नीचे वाले चार्ज एलिमेंट दोनों पे इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, राइट. तो इस चार्ज क्यू की वजह से वायर के स्मॉल स्मॉल एलिमेंट पे फोर्स निकालो और फिर सारे फोर्स को इंटीग्रेट कर दो तो तुम्हारे को क्या बोलते हैं, चार्ज की वजह से वायर पे फोर्स मिल जाएगा. ओके, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू डू. ओके, बट ऐसा करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा. ऐसा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा. पहले समझ लो क्वेश्चन हमारे को क्या करने को बोला है. क्वेश्चन यही बोला ना, चार्ज क्यू की वजह से वायर पे फोर्स कितना लग रहा है. तो जो मैंने तुम्हारे को समझाया ना उसको एक बार लिख लो कि क्वेश्चन ऐसा करने को बोल रहा है कि हम चार्ज की वजह से वायर के अलग अलग एलिमेंट्स पे फोर्स निकालेंगे. तो दो सिमेट्रिक एलिमेंट्स तुम लोगों ने ले लिए, एक ऊपर लिया ये वाला एलिमेंट और एक नीचे लिया. और ऊपर वाले एलिमेंट और नीचे वाले एलिमेंट पे डीएफ डीएफ फोर्स लग रहा है और दोनों एलिमेंट सिमेट्रिक है तो दोनों फोर्सेस के कंपोनेंट्स ले लिए. तो अपन ने देखा कि जो फोर्स के कंपोनेंट्स अलोंग द वायर है वो तो कैंसिल हो गए और परपेंडिकुलर वायर ऐड हो रहा है. सो जैसे अपन ने ई परपेंडिकुलर निकाला था ना वैसे ही अपन डीएफ परपेंडिकुलर लेके इंटीग्रेट करेंगे तो अपने को फोर्स मिल जाना चाहिए. ओके, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू डू. बट ये तो लंबा मेथड हो जाएगा. व्हाट वी कैन से इज न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से जितना फोर्स चार्ज क्यू वायर पे लगाएगा उतना ही फोर्स वायर चार्ज क्यू पे लगाएगा, है ना. तो ये सब जो मैं बोल रहा हूँ लिखो आराम से अपनी लैंग्वेज में. उतार लो इसको जो अभी तक मैंने बोला वायर वाली कहानी, पहले वो कहानी उतार लो फिर उसके बाद आगे का करते हैं. Yes. बाकी सब भी उतारने दो. ओके, उतार लिया आदि मुआज. हाँ सर। तो जितना फोर्स चार्ज वायर पे लगाएगा उतना ही फोर्स तो वायर चार्ज पे लगाएगा. बट ये इनफाइनाइट वायर है, राइट. सो वी ऑलरेडी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड को इनफाइनाइट वायर कितना होता है, E इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ के लैम्डा बाय आर. यही होता है E.
तो फोर्स ऑन चार्ज क्यू कितना हो जाएगा? फोर्स ऑन चार्ज क्यू बी क्यू टाइम सी, विच इज 2 टाइम्स के लैम्डा क्यू बाय आर। और के को 1/4 लिखो, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है के नहीं लिखना है। खाली वायर के केस में मैं के लिखता हूँ क्योंकि मेरे को सिंपल लगता है, इसीलिए। सो इट विल बी लैम्डा क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीट एग्जाम, क्योंकि ये सिमेट्री जो है ना, हम बहुत सारे सवालों में यूज करने वाले हैं, बार 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 यूज करने वाले हैं। और हम हमारे को हमेशा ऐसा ही बोला जाएगा, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की वजह से पॉइंट चार्ज पे फोर्स निकालना है, सॉरी, एक पॉइंट चार्ज की वजह से एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पे फोर्स निकालना है। और हमेशा उल्टा कर देंगे कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की वजह से पॉइंट चार्ज पे फोर्स निकाल लेंगे। बट हमारे को जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ना, जैसे वायर है, रिंग है, स्फीयर है, डिस्क है, उसकी वजह से हमारे को फील्ड निकालने का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, क्लियर है? So we'll stop the class here only. We'll continue tomorrow.